स्टार्ट। आपने क्या किसी प्रिय की मृत्यु की कामना की है? मैंने कम से कम एक मामले में बड़ी शिद्दत से चाहा है कि उस जीवन का अंत हो ही जाए जिससे मेरी अनगिनत खुशगवार यादें जुड़ी रही हैं। कई बार मृत्यु मुक्ति का पर्याय बन जाती है और इस बार भी यही होने जा रहा था। 17 नवंबर की सुबह फोन पर आवाज़ सुनाई दी कि आपके 40 साल पुराने दोस्त चले गए तो मुझे यही एहसास हुआ यह हिंदी के रचनाकार से यात्री की रात में सोते सोते चले जाने की सूचना थी, जो न जाने क्यों दुख से अधिक तकलीफ से छुटकारे की अनुभूति करा रही थी। उनका चले जाना कई तरह की स्मृतियाँ लेकर आया था। मृत्यु को लेकर हर परंपरा अंततोगत्वा किसी दार्शनिक उलझन में फंसती रही है। हमारे यहाँ भी किसी के अंत पर कहा जाता है कि वे चले गए। मेरे और उनके बीच अक्सर यह शरारती नोकझोंक होती रहती थी, कहाँ चले गए। फिर यह पूछा जाता कि कहाँ से आए थे। उर्दू शायर जोक के शेर की यह पंक्ति दोहराई जाती कि न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। यात्री जी संशयवादी आस्तिक थे और मैं घनघोर नास्तिक। इस आवाजाही की छेड़छाड़ बड़ी दिलचस्प होती। यात्री जी ने अपनी लंबी रचनात्मक यात्रा में 60 के आसपास किताबें लिखीं। कई पत्रिकाओं ने उन पर अंक निकाले। किसी लेखक को संतुष्टि देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, पर वे निरंतर असंतुष्ट रहे। उनके द्वारा दिए गए कई साक्षात्कार हिंदी के स्थापित आलोचकों द्वारा अपनी उपेक्षा की शिकायतों से भरे पड़े हैं। उनकी शिकायतों में दम भी था। कमलेश्वर की अंतरंग मंडली के एक सदस्य अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण कहानी पत्रिका सारिका के नियमित लेखक होने के बावजूद उन्हें वह सब नहीं मिला जिसके वह अधिकारी थे। एक लेखक के रूप में उनका मूल्यांकन तो समय करेगा, मैं तो आज उन्हें एक मनुष्य के रूप में याद करना चाहता हूँ और मुझे यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं लग रही कि वह एक अद्भुत मनुष्य थे। कालिया ने 1990 के दशक में यात्री जी पर अपने संस्मरण लिखते समय जिस ऊंचा कद, गोरे रंग, काले बाल, घुटनों के नीचे तक सफ़ेद लंबा कुर्ता, पीछे पीछे कुत्तों की लंबी कतार, जिस आदमी की तस्वीर खींची थी और जो बात बात में जिंदा दिली से ठहाके लगाता था, मैं उन्हीं यात्री जी से 1985 में पहली बार मिला था और वही छवि हमेशा मेरी स्मृति में बसी रही। इसलिए कई वर्षों से जिस व्यक्ति को बिस्तर पर असहाय लेटे देख
रहा था उसे इस रूप में स्वीकार करना बड़ा मुश्किल सा लगता। पिछले 6-7 वर्षों से यात्री जी बिस्तर पर पड़े थे। हर बार उनके पास जाने पर एहसास होता कि उनके शरीर का धीरे धीरे क्षय हो रहा है। अपने बहुत से करीबियों को मैंने ऐसी ही कारुणिक स्थिति में देखा था, पर उनकी असहायता तो अंदर तक छील देने वाली थी। कई कारण थे। उनका सुदर्शन व्यक्तित्व किसी डूबते सूरज सा आभामय हो गया था और एक ऋषि तुल्य सफेद दाढ़ी के पीछे से 2 बेधती आंखें आपको बेचैनी से भर देती थीं। हिलने डुलने से माजूर और बोलने की असमर्थ सी कोशिश करते शरीर की सबसे बड़ी यंत्रणा उसकी स्मरण शक्ति थी, जो अभी भी पहले जैसी ही सतर्क थी। किसी स्थान, व्यक्ति या घटना की विस्मृति उन्हें व्याकुल करती। उन्होंने अपने पास एक डायरी और कलम रख ली थी और जिद कर भूले नाम या चेहरे याद करने की कोशिश करते। कभी देर रात परिवार के किसी बच्चे का फोन आता कि वे किसी नाम को भूल गए हैं और स्पष्ट से संदर्भ देकर मुझसे मालूम करने को कह रहे हैं। सामने पाकर भी कई बार मुझे किसी बिसरे प्रसंग को दोहराने को कहते। अगर मैं बता पाता तो वह थके चेहरे पर झलकने वाली खुशी के साथ डायरी में उसे दर्ज कर डालते। पिछले कुछ साल से यह डायरी उनके तकिए के बगल में पड़ी रहती। उसे लेकर बैठना चाहता हूँ ताकि समझ सकूं कि एक बड़ी रचनात्मक बेचैनी आसन्न मृत्यु के सामने किन स्मृतियों के साथ जीना चाहती थी। मुझे एक लेखक से ज़्यादा बड़ा उनका मनुष्य वाला रूप लगता था। रविंद्र कालिया ने कुत्तों के लिए उनके कंधे पर लटकाए झोलों में रोटी लेकर चलने का जिक्र अपने संस्मरण में किया है, पर उनके संपर्क में आने वाला एक बड़ा समाज उनकी सज्जनता के गीत गाता रहा है। यह देखकर अद्भुत लगता था कि बीमारी के दौरान जब तक वह बोलने लायक रहे, उनकी चिंता के केंद्र में अपना समय और समाज ही रहा। देश दुनिया में आजकल जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है और हमें जो दुनिया मिली है उसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यही वे प्रश्न थे जो 7 दशकों के अपने लेखन में पूछते रहे थे और उनकी सतर्क चेतना व कमज़ोर शरीर को परेशान करते रहते थे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि 3 वर्ष पहले जब उनकी आवाज़ समझ में आ सकती थी, जिस आखिरी किताब का उन्होंने मुझसे जिक्र किया वह उसे लेखकों की नोटबुक कहते थे और मेरे समेत हर लेखक को बार बार पढ़ने
की सलाह देते थे, स्टॉप।